हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। सुभद्रा देवी अपने बेटे वरुण की शादी करके बहुत खुश थी। वो बहू दिव्या के लिए रोज कुछ न कुछ नई डिश बनाती। अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाने का शौक है और 3 समय ताजा खाने का भी शौक है। सुभद्रा कभी बासी खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर दिव्या परेशान हो जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? अरे बहू, तो इतना परेशान क्यों हो रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताजा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताजा खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी ना बहू? हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताजा खाना। दिव्या अब ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताजा बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। एक दिन, अरे दिव्या, माँ अकेले रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। हाँ क्यों नहीं। दिव्या अब खाना बनाने में सास सुभद्रा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम दिव्या के ऊपर उसकी जिम्मेदारी बन जाता है और तीनों वक्त का खाना दिव्या को ही बनाना पड़ता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ बहू। पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिए की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। सुभद्रा देवी ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया। दिव्या रसोई में जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो दिव्या को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिए की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए दिव्या जब रसोई में जाती है। दिन भर का खाना बनाकर थक गई हूँ मैं। कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज्यादा गूंथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ, कल काम आ जाएगा। दिव्या यही करती है। वो ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना दिव्या फ्रिज में रख देती है। सुबह जब सुभद्रा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ था। अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। खैर कोई बात नहीं। मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे, लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पूरियां तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। दिव्या यही करती है। बासी आटे की पूरियां तल देती है और मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिए, कुछ और बना लेती। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। वरुण कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने के बाद सुभद्रा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। हाय हाय, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। प्रमोद सुभद्रा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद, बहू, अब खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। और हाँ, आज रात में भी कुछ हल्का बना लेना। जी पापा। दिव्या खाने में खिचड़ी बना लेती है। रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? मम्मी जी, कल रात बनाए थे ना। फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूंगी। खाना एकदम ताजा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहू तो समझती क्यों नहीं? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ।
दिव्या सुभद्रा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताज़ा करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। दिव्या खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, दिव्या ने बाहर से चाउमीन मंगवाई। ये इतने बड़े डब्बे में क्या है? मम्मी जी, इसमें चाउमीन है, लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। दिव्या ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफी ज्यादा थी, इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी और अगले दिन उसने उस चाउमीन को गरम करके नाश्ते में खा लिया। देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब तू होटलों का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन वरुण के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। ये सुनते ही दिव्या खुश हो जाती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन दिव्या रात के खाने में काफी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। वरुण के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है और पालक पनीर की सब्जी, वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना खा रहा हूँ। हाँ, और ये कश्मीरी दम आलू, आहा, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कश्मीर से आई है। थैंक यू भाई साहब। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद सुभद्रा देवी जब रसोई में आती है तो देखती है कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। बहू, क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगा था कि वरुण के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम ही लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तू हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना सब खाना बनाती है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी, अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं, वरुण के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। दिव्या बहू, ये बासी खाना अब तू ही खा, मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगी? जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता, दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब है मम्मी जी? सुभद्रा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दिव्या सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। ओह, खाना कुछ ज्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन दिव्या आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लग जाती है। दिव्या बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताज़ा खाना बना लिया है। ये खाना तू और वरुण खा ले। अब रात का बासी खाना सिर्फ दिव्या और वरुण खाते हैं। सुभद्रा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताज़ा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ दिव्या और वरुण को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए हैं, अब मैं और इसे नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो बहुत बचा है। कुछ नहीं जानता मैं, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा किसने था? वरुण ऑफिस चला जाता है। अब दिव्या को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है, लेकिन शाम होते ही दिव्या की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो उल्टियाँ करने लगती है। सुभद्रा देवी वरुण को फोन करके सब कुछ बताती हैं। वरुण ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर दिव्या का चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है इन्होंने काफी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें कुछ दिनों तक खाना है और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। वरुण दिव्या को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से दिव्या की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। वो हर रोज तीनों वक्त का ताज़ा खाना बनाने लगती है। राधा की पहले से ही 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो माँ बनने वाली थी। इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। राधा का पति रोहित एक कारखाने में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त राधा को बस एक ही ताना देती रहती थी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई?
पोता तो दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई। क्या? अरे नास बेटी, तुझसे कितनी बार कहा है, पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाया कर, उसके बाद इन मनहूसियों को। माँ जी, तीनों बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आज मैंने उन्हें पहले खिला दिया। और मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही है ना। देख रहा है रोहित बेटा, क्या हालत हो गई है हमारी। तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि छोड़ दे इस मनहूस को, ये हम पर बस बोझ बढ़ाने को ही आई है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं। ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। मसला चाहे कोई भी हो, बात यहीं आकर खत्म होती थी कि राधा अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी। रोहित की कमाई कम थी, ये कोई नहीं कहता था। उल्टा घर की गरीबी के लिए राधा और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। राधा भी मजबूर थी, ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही घर में उसकी कोई सुनता था। वो तो बस इस उम्मीद में जी रही थी कि शायद इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधा के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी। सुन रोहित, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। मुझे पोता चाहिए था, वो मिल गया, बस अब इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। रोहित अपनी माँ की बात मान गया। वो अपनी नवजात बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि तभी राधा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान से डरिए, ये आपकी बच्ची है, आपका खून है ये। तू चुप कर, तुझे तो कुछ करना नहीं है, इसका खर्चा पानी तो मुझे ही झेलना होगा ना। पहले से ही यह 3-3 लड़कियां तूने क्या कम आफत डाल रखी है, जो अब इसे भी मेरे सिर पर डालना चाहती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता। राधा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठी और अपनी बच्ची को रोहित के हाथों से छीनते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो, संभालो अपना बेटा। मैं अपनी चारों बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना। राधा ने अपनी चारों बच्चियों के साथ घर छोड़ दिया। उसकी सास और पति उसे एक बार भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। राधा ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। पिंकी, तू इन सब का ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर छुटकी रोई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर ये रोए तो ये पानी पिला देना इसे। ठीक है माँ। राधा के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां पिंकी और रिंकी घर और उसकी छोटी बहनों को संभालती और राधा सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन राधा के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। राधा, आज थोड़ा रुक सकोगी क्या? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। मैम साहब, मैं कर दूंगी, बस एक बार घर होकर आ जाऊं। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी, फिर आप चाहे जितना काम करवा लेना। तुम इतना सब कैसे कर लेती हो राधा? सच में 4 बेटियों की जिम्मेदारी, ऊपर से इतना काम, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मैम साहब, मेहनत के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया, अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों का। और मैम साहब, सच कहूं तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। डर लगता है ये सोचकर
कि जो मेरे साथ हुआ इस हाल में तो मेरी बच्चियों को भी वही सब झेलना पड़ेगा। मालती उस घर की मालकिन थी जहां राधा काम करने जाती थी। राधा की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था, तो उसने राधा की मदद करने का फैसला कर लिया। बस राधा, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति एक एनजीओ चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। वैसे एक बात और है जो मैं तुम्हें कहना चाह रही थी। हाँ मैम साहब, बताइए ना। राधा, मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में शादी के 5 सालों बाद भी वो अब तक माँ नहीं बन सकी है। जमीन जायदाद सब है, लेकिन एक औलाद को तरस रही है वो तो। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी उसे दे दो तो। ये क्या कह रही हैं मैम साहब? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूँ इतनी भी मजबूर नहीं हूँ। अपने बेटे को पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब अपनी बेटी को ना मैम साहब, ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। राधा रोती हुई वहां से अपने घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही है। क्या क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, देखो ना, ये चुटकी उठ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। पिंकी की बात सुनकर राधा के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश थी। राधा फौरन उसे लेकर मालती के पास पहुंची। मालती ने भी देर नहीं की और फौरन उसे अस्पताल लेकर गई। बच्ची अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है और इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटों में दूध चाहिए, और वह भी अच्छी क्वालिटी का जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा। उसका रेगुलर चेकअप भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन राधा सोच में पड़ गई। उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का उतने अच्छे से ख्याल रखे जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने मालती से कहा, मेम साहब, आप अपनी दोस्त से पूछिए, मेरी बच्ची की हालत भी बता दीजिए। अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। राधा अपनी बात पूरी करने से पहले ही फफक कर रोने लगी। मालती ने उसे संभालते हुए उससे कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो राधा। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोटकर आज जो तुम फैसला ले रही हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। मालती की मदद से राधा की दूध पीती बच्ची को न सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला, बल्कि एक माँ की सूनी गोद भी भर गई। मालती की दोस्त ने बच्ची के बदले राधा को काफी सारे पैसे की पेशकश की, लेकिन राधा ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मैम साहब, मैं अपनी बच्ची आपको बेच नहीं रही हूँ, बल्कि सौंप रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं तो बस इतनी इजाजत दीजिएगा कि साल में बस एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकूं, बस तब तक जब तक वो बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने राधा की बात मान ली और इस तरह राधा ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संवार दिया, लेकिन अब सवाल बाकी बच्चियों का भी था। ठीक है, हम इन तीनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे, और अगर आप चाहें तो आप भी हमारे एनजीओ के लिए काम कर सकती हैं। आपके हिसाब से कई काम है हमारे पास जिन्हें करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं। राधा की बच्चियों का भविष्य तो सुधर गया और ये सोचकर राधा बहुत खुश थी, लेकिन अब भी कुछ तो था जिसकी चिंता राधा को खाए जा रही थी, और वो था उसका बेटा जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़ आई थी। अपने ससुराल के पड़ोसियों से उसे पता चला कि रोहित ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली।
लेकिन उस नई माँ ने कभी भी उसके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दिया। उस बच्ची की देखरेख राधा की सास ही कर रही थी। राधा, तू तू आ गई। अरे बेटुआ, चुप हो जा। देख देख, तेरी माँ आ गई। इतना कहकर राधा की सास ने बच्चे को राधा की गोद में दे दिया, जिसे गले लगाकर राधा रोने लगी। मुझे माफ कर दे राधा। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। रोहित की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गया। बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ना उसे मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। राधा, इसे ले जा अपने साथ, वरना अगर मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपने बाप की तरह ही ना बन जाए। राधा की सास की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी। दूसरी तरफ राधा के चेहरे पर सुकून था। इतने समय के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था और वो जानती थी कि अब सब अच्छा ही होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।